हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों इस बार 14 दिसंबर को है। देखा जाए दोस्तों तो आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। मात्र 20 दिन का समय दोस्तों और आपके पास बचा हुआ है। दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सीटेट एग्जाम यदि इस बार का आप क्वालिफाई करना चाहते हैं दोस्तों, चाहे वो दोस्तों 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो, यानी दोस्तों पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डेली ऑन बेसिस आप प्रैक्टिस सेट दोस्तों जरूर करिए। प्रैक्टिस सेट दोस्तों जरूर लगाइए, ठीक है। चाहे वो दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी, सीडीपी, एसएसटी, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट का हो दोस्तों, पीवाईक्यू मीन्स दोस्तों प्रैक्टिस सेट जरूर आप करिए। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको कराने जा रहे हैं हिंदी के 30 प्रश्नों का दोस्तों एक मॉक टेस्ट, एक टेस्ट कराने जा रहे हैं दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों जब भी इस क्लास को आप देख पा रहे होंगे, इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि अभी तक आप लोग सीटेट एग्जाम के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है और हिंदी के पेपर में 30 में कितने प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका एक प्रैक्टिस सेट है और इसको जरूर दोस्तों सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, विदाउट डिले इस टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है। भारत के अधिकांश विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। भारत के अधिकांश विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण का आधार दोस्तों क्या है? मशीन है, छात्र स्वयं है, पुस्तकें हैं, शिक्षक है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षक हैं। उपचारात्मक शिक्षण का आधार दोस्तों शिक्षक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भाषा सीखने की योग्यता बालकों में किस सिद्धांत के माध्यम से अधिक होती है? भाषा सीखने की दोस्तों जो योग्यता होती है बालकों में किस सिद्धांत के माध्यम से अधिक होती है? जीवन समन्वय, मनोरंजन, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग या स्वाभाविकता? इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वाभाविकता। देखिए दोस्तों दो प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अपना एनालिसिस जरूर करिए क्लास में कि 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि शिशु आरंभिक ज्ञान निम्नलिखित में से किससे सीखता है? समाज से, माँ से, मित्र से, विद्यालय से? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका माँ से। अगला प्रश्न दोस्तों है कि शारीरिक रूप से असक्षम विद्यार्थियों की भाषा के क्षेत्र में एक शिक्षक क्या सहायता कर सकता है? शारीरिक रूप से असक्षम विद्यार्थियों की भाषा के क्षेत्र में एक शिक्षक क्या सहायता कर सकता है? पहला ऑप्शन है उन विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित करके, उन विद्यार्थियों के अनुसार उचित प्रबंध करके, उन विद्यार्थियों से निकालने का प्रस्ताव देंगे और उन विद्यार्थियों की क्लास अलग करा सकते हैं। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उन विद्यार्थियों के अनुसार उचित प्रबंध करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों सीटेट एग्जाम क्लू करने का हम आपको एक समझिए दोस्तों, क्लू एक हिंट बता रहे हैं। इस बात को दोस्तों अगर आप फॉलो कर लिए तो इस बार का सीटेट एग्जाम आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों करना क्या आपको है, देखिए दोस्तों सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना सीख जाइए, ऑप्शंस को पढ़ना सीख जाइए, जो कि हम अपने हर क्लास में बताते हैं। अगर प्रश्न नहीं समझ में आता है दोस्तों तो 2 टाइम 3 टाइम जरूर प्रश्न को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर दोस्तों आप प्रश्न पढ़ना सीख गए तो उसके शिक्षण को, उसके पेडागॉजी को भी आप सीख जाएंगे। और ऑप्शंस को दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन वेरी कर रहा है। 4 ऑप्शन में से दोस्तों 2 ऑप्शन आप पहले ही हटा देंगे। बाकी दोस्तों अगर फंसेंगे आप ना तो 2 ऑप्शन में फंसेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपना शिक्षण मजबूत करिए, अपना पेडागॉजी मजबूत कर लिए। पेडागॉजी मजबूत करने का दोस्तों एक ही तरीका है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। तो दोस्तों रेगुलर जरूर प्रैक्टिस करिए और हम अपने इस चैनल पे लगातार दोस्तों आपको प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। अगर हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े दोस्तों तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और डेली ऑन बेसिस दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं और टेस्ट जरूर आप दीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि पढ़ना तथा लिखना भाषा के किस पक्ष को अभिव्यक्त करता है? पढ़ना तथा लिखना भाषा के किस पक्ष को अभिव्यक्त करता है? ग्रहण पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष, ग्रहण तथा अभिव्यक्ति पक्ष या श्रवण पक्ष? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ग्रहण तथा अभिव्यक्ति पक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे किसी शिक्षक द्वारा अव्यर्थ असभ्य शब्दों का प्रयोग करने से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई शिक्षक है दोस्तों असभ्य शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है दोस्तों छात्र उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे। बी वाला ऑप्शन है छात्र पर शिक्षक की भाषा का कोई असर नहीं पड़ेगा। सी
छात्र भाषा का असभ्य रूप ग्रहण करने लगेंगे। डी, छात्र उसकी असभ्य भाषा को नहीं समझेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्र भाषा का असभ्य रूप ग्रहण करने लगेंगे। अगर दोस्तों शिक्षक ही असभ्य शब्दों का प्रयोग करेगा तो छात्र उसी को एक्सेप्ट करने लगेंगे, ग्रहण करने लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि यदि लिपि ना होती तो भाषा का कौन सा पक्ष कमजोर हो जाता। मौखिक, लिखित, मौखिक या लिखित या सांकेतिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लिखित। यदि दोस्तों लिपि ना होती तो भाषा का लिखित पक्ष जो है आपका कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कि सभी कौशलों में से प्रधान कौशल है, सभी कौशलों में से प्रधान कौशल कौन है। तो दोस्तों आप जानते हैं 4 स्किल आपके पास है, LSRW, LSRW, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। तो इसमें दोस्तों मेन कौशल कौन है, मेन स्किल कौन है, बोलना है, सुनना है, लिखना है या पढ़ना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनना। सुनना आपका एक प्रधान कौशल है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि सस्वर वाचन और मौन वाचन किस भाषा कौशल के प्रकार हैं। पठन कौशल, लेखन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या श्रवण कौशल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पठन कौशल। पठन कौशल के दोस्तों सस्वर वाचन और मौन वाचन इसी भाषा कौशल के प्रकार हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन है। उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा है कि भाषा की क्लास में यह जरूरी है कि, भाषा की क्लास में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर ध्यान दें, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो या भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा दोस्तों है कि क्लास में निदान प्रक्रिया के दौरान आपने यह पाया कि इसका शारीरिक दोष के कारण विषयों को सीखने में अधिक समय लेता है। शिक्षक होने के नाते इस स्थिति में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है कि उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं देंगे, ये वाला ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा। कक्षा की अन्य छात्रों को ऋषभ की सहायता करने के लिए प्रेरित करेंगे, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऋषभ के अभिभावक को उसके दोस्त के विषय में पता कर इलाज की ओर प्रेरित करेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऋषभ को अन्य छात्रों की तुलना में कम गृह कार्य देंगे, ये भी नहीं होगा दोस्तों। लॉजिकल आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह पंक्ति किस विद्वान द्वारा कही गई है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह पंक्ति किस विद्वान द्वारा कही गई है। गेट्स द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, स्मिथ द्वारा या स्किनर द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किनर द्वारा। यह पंक्ति जो है स्किनर द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकें अभ्यास परक ही होनी चाहिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, हमने तो ऑप्शन नंबर डी बताया है और इसका आंसर आप बताएं दोस्तों क्या हो सकता है। ठीक है, क्या साधन भी हो सकता है ऑप्शन में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न तो बाधक है, न तो बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, न तो त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, आपका साधक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों की सहद शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आगत शब्द है। सहद शब्द आपका आगत शब्द है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है दोस्तों, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। इसका आंसर आपको बताना है। जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसायी। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों स्त्री। वनिता का प्रयोग दोस्तों किस अर्थ में होता है? स्त्री के। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है? बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। बुद्धिहीन शब्द आपका विशेषण है। महोर्मी का दोस्तों संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। समष्टि का विशिष्ट, अवशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका व्यष्टि। समष्टि का दोस्तों विलोम हो जाएगा व्यष्टि। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, चूंकि दोस्तों जो हिंदी के 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उन 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न आपके शिक्षण से, बाकी 15 प्रश्न दोस्तों आपके पेडागॉजी से, शिक्षण से पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न दोस्तों आपके पैसेज पे आधारित रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 31 से लेकर के 36 तक। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों गद्यांश को पढ़ना है और इस पे आधारित नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे कि सबसे पहले आप पैसेज को न पढ़ करके गद्यांश को, इनकी क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जब आप पैसेज पढ़ेंगे प्रश्न पढ़ने के बाद, तो आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला पूछा है कि साहस की ज़रूरत खासकर किसको है? देखिए दोस्तों, जब आप पैसेज को करिए तो अपने साथ एक पेंसिल जरूर रखिए। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है, साहस की जरूरत खासकर किसको है। अगला प्रश्न है कि सर्कस के हाथी के पागल होने की खबर छापने का मुख्य कारण क्या था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकासशील देशों के एकजुट होने से मिलने वाला लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध शब्द का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि सर्कस के मालिक की शिकायत पर संपादक ने क्या किया। और अगला प्रश्न है कि हाथी सर्कस में वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो दोस्तों ये पैसेज पे आधारित प्रश्न है। और चलिए दोस्तों पैसेज को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पैसेज को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये दोस्तों हम लोगों का पैसेज है। पैसेज हमारा है कि ऐसा नहीं है कि पहले सब कुछ पवित्र और निष्पाप था और अब सब चौपट हो गया है। पहले भी चीज़ों को तोड़ने मरोड़ने, लांछन लगाने और छल कपट करने की प्रवृत्ति थी, परंतु उसका विरोध करने का दुर्दर्म साहस भी था। एक पत्रकार ने आखिरी नैतिकता की चर्चा करते हुए बताया कि एक बार शहर में चलने वाले सर्कस के बारे में संवाददाता की यह खबर छपी कि सर्कस का हाथी पागल हो गया है। लेकिन जब सर्कस के मालिक ने संपादक को बताया कि संवाददाता 20 टिकट मुफ्त मांग रहा था तो हमने नहीं दिए, तो उसने ऐसी खबर छाप दी। संपादक ने खोजबीन की, शिकायत को सही पाया। उसके दूसरे दिन पहले से भी बड़ी खबर छपी कि सर्कस का हाथी नहीं हमारा संवाददाता पागल हो गया है। यह एक प्रतीकात्मक बात है कि दरअसल हर क्षेत्र में ऐसे साहस की जरूरत है, खासकर विकासशील देशों को। यदि वे अपनी टूट फूट में उलझे रहे तो एक दिन निश्चित मारे जाएंगे। विकासशील देशों के बीच सामरिक और सूचना संबंधी गठजोड़ ही नहीं, बल्कि प्रतिरोध और विरोध की एक संगठित आवाज का होना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इराक को उसके अकेलेपन ने मारा। आक्रामक पहले अपने राजनीति का उपयोग उस देश को अकेला करने में करता। विकासोन्मुख देश माने कि हम परस्पर अस्तित्व में हैं, इस मिलन के लिए थोड़ा लोभ, थोड़ी ईर्ष्या छोड़नी होगी। दोस्तों ये प्रश्न है और इस पे आधारित जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। प्रश्न पूछा गया है कि साहस की जरूरत खासकर किसको है। पहला ऑप्शन है विकसित देश को, गरीब देश को, विकासशील देश को, युद्ध करने वाले देशों को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकासशील देश को। साहस करने की जरूरत दोस्तों खासकर विकासशील देश को है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सर्कस के हाथी के पागल होने की खबर छापने का मुख्य कारण क्या था। अखबार को रोचक बनाने के लिए, सर्कस के मालिक से बदला लेने के लिए, हाथी का पागल होना, संवाददाता का पागल होना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्कस के मालिक से बदला लेने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कि इनमें से कौन सा विकासशील देशों के एकजुट होने से मिलने वाला लाभ नहीं है।
आर्थिक लाभ, सामरिक लाभ, सूचनाओं और तकनीकों का आदान प्रदान, विकसित देशों से संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकसित देशों से संधि। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रतिरोध शब्द का पर्यायवाची है गतिशीलता, अनुलंबन, रुकावट और उपयुक्तता। इसका सही आंसर दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रुकावट। प्रतिरोध शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों रुकावट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्कस के मालिक की शिकायत पर संपादक ने क्या किया। माफी मांगी, संवाददाता को माफी मांगने के लिए कहा। अगले दिन नई खबर छपी कि संवाददाता पागल हो गया है, उसे वापस भेज दिया है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा है उस अगले दिन नई खबर छपी कि संवाददाता पागल हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि हाथी सर्कस में है, वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या कर्ता कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकरण कारक है। हाथी सर्कस में है, वाक्य में दोस्तों अधिकरण कारक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। नहीं दोस्तों, ये आपका समाप्त हो गया और यहाँ पे दोस्तों आपकी एक कविता दी गई है। इस कविता पे आधारित 37 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, कविता पढ़ने से पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछे गए हैं। कवि के अनुसार रत्नेश किसको कहा गया है। मुकुट रूपी क्या है। सुधा का पर्यायवाची नहीं है। रसीले में कौन सा प्रत्यय है। तो चलिए दोस्तों पहले इस कविता को पढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा दोस्तों ये कंपोज की गई पोयम है। पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका पोयम है और इस पे आधारित जो प्रश्न है इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। कवि के अनुसार रत्नेश किसको कहा गया है। हिंद महासागर को, सागर को, महासागर को, इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंद महासागर को। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुकुट रूपी क्या है। हिमालय है, मुकुट है, नदियां हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमालय है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुधा का पर्यायवाची नहीं है। अमृत, सोम, पीयूष, गरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुधा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों अमृत भी है, सोम भी है, पीयूष भी है, लेकिन नहीं पूछा है इसलिए आपका गरल नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। रसीले में कौन सा प्रत्यय है। रसीले में, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। देखिए दोस्तों जो प्रत्यय होता है इसको इंग्लिश में सफिक्स बोला जाता है। ये बाद में लगते हैं, ये बाद में किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो रसीले में कौन सा प्रत्यय है। ले है, सीले है या ईले है या इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईले है। तो दोस्तों हम आपको जो है कि हिंदी के 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराए। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए।